%30 से ज्यादा जंगलों से घिरा झारखंड भारत के सोने की खान से कम नहीं है। एक तरफ जहां झारखंड में पहाड़, नदियां और झरने हैं, वहीं दूसरी तरफ ये खनिज से एक रिच प्रदेश है। देश का सबसे ज्यादा कोयले का प्रोडक्शन झारखंड में ही होता है। वहीं 26% देश का आयरन और 18% कॉपर का प्रोडक्शन भी झारखंड में ही होता है। इसके साथ ही यूरेनियम, बॉक्साइट, सिल्वर और ग्रेफाइट जैसे 58 मिनरल्स की खान है झारखंड। हर साल 160 मिलियन टन से ज्यादा मिनरल्स का प्रोडक्शन करने वाला झारखंड की कमाई 15,000 करोड़ से ज्यादा है मिनरल्स से। लेकिन जो झारखंड के बारे में गौर करने वाली बात है कि मिनरल से इतना ज्यादा रिच प्रदेश भारत में दूसरा सबसे ज्यादा गरीब राज्य है। आज 5 साल से कम उम्र के 11.5% बच्चे झारखंड के कुपोषित हुआ करते हैं। बढ़ते रेप केसेस, क्रिमिनल, गरीबी और अशिक्षा से जूझता है झारखंड में पिछले 24 सालों में 12 से ज्यादा सीएम बदल चुके हैं अभी तक, जिसमें भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जैसे अलग अलग दलों ने हर बार अपनी सरकारें बनाई है। लेकिन फिर भी ये राज्य गरीबी की सबसे बड़ी दौर से गुजर रहा है। आज ऑन एन एवरेज एक झारखंड का आम आदमी महीने का 7,500 रुपए भी नहीं कमा पाता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मिनरल में इतना रिच स्टेट कैसे इतना ज्यादा भारत में गरीब हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम झारखंड की पूरी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इस एक वीडियो में आप झारखंड की हर एक समस्या के बारे में समझ चुके होंगे। दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य से लेकर मुगल एम्पायर तक झारखंड हमेशा एक फॉरेस्ट लैंड की तरह अलग अलग एम्पायर्स का पार्ट रहा। लेकिन सबसे पहली बार झारखंड की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में समझा, जब भारत ब्रिटिश रूल के अंडर हुआ करता था। रानीगंज कोलफील्ड ब्रिटिश एम्पायर को एक सोने की खान की तरह लगी और इसीलिए कोलकाता में एक पोर्ट डेवलप किया गया और उसको रेलवे लाइन के थ्रू डायरेक्ट झारखंड रीजन से जोड़ा गया। इस कोल माइनिंग का ब्रिटिश एम्पायर ने जम के फायदा उठाया और साल 1920 तक हर साल करीब 18 मिलियन मैट्रिक टन कोयला भारत से एक्सपोर्ट किया जाने लगा और ये नंबर वर्ल्ड वॉर 2 तक 33 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंच गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की वर्ल्ड वॉर 2 की कोयले की सारी रिक्वायरमेंट भारत ही पूरा कर रहा था उस समय। लेकिन साल 1901 में एक चीज झारखंड के फेवर में हुई। यहाँ पे जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील की नींव रखी और साल 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई। 1912 तक झारखंड बंगाल का एक पार्ट हुआ करता था, जिसमें बंगाल 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक ईस्ट बंगाल जिसमें बांग्लादेश और बंगाल आया करता था और एक वेस्ट बंगाल जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा आया करता था। साल 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो जाता है। अब बिहार के अंदर बिहार, उड़ीसा और झारखंड ये 3 राज्य आ गए थे। इस पूरे बिहार के पार्ट में झारखंड सबसे ज्यादा रिच था, जहाँ पे पॉपुलेशन कम थी और कमाई काफी ज्यादा थी। लेकिन ये पूरा स्टेट बिहार से रूल हो रहा था, इसलिए झारखंड का सारा पैसा बिहार की तरफ जाने लगा और झारखंड अपने अधिकारों की लड़ाई अब लड़ना शुरू कर दिया। झारखंड एक आदिवासी एरिया था उस समय, जहाँ पे लोग अपने अधिकारों को काफी कम समझा करते थे। लेकिन उसमें भी छोटे छोटे संगठन थे जो कि अलग झारखंड की मांग उठाते रहते थे। लेकिन साल 1936 में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो जाता है और अब बिहार में सिर्फ झारखंड और बिहार बचा था। और यहाँ अब झारखंड को अपने अधिकार पता चलने शुरू हो गए थे। उनको समझ में आ गया था कि हमारा सोल्यूशन झारखंड को अलग करने में ही है। अभी तक जो पूरा झारखंड अलग अलग खंड में बटा था और छोटे छोटे संगठन अपनी अपनी मांगे उठाया करते थे, अब वो सभी मिलकर एक आ गए और साल 1939 में झारखंड के 5 सबसे बड़े संगठन मिलकर एक बड़ा संगठन बनाते हैं, आदिवासी महासभा। इस पूरे मूवमेंट में जान तब आई जब जयपाल सिंह मुंडा जी इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा भारत के पूर्व हॉकी के कप्तान थे, जिन्होंने भारत को सबसे पहला गोल्ड हॉकी में दिलवाया था। इनके ज्वाइन करते ही ये पूरा आंदोलन एक बड़े लेवल पे चला जाता है और अब मुस्लिम, क्रिश्चियन और सब मिलकर झारखंड के इस आंदोलन को लड़ना शुरू कर देते हैं। भारत की आजादी के बाद साल 1949 में इस आदिवासी महासभा का नाम बदल के झारखंड पार्टी रख दिया जाता है, जो कि अब पूरा झारखंड एक साथ मिलकर अपनी आवाज उठा रहा था। साल 1952 में बिहार का इलेक्शन होता है, जिसमें झारखंड की यह पार्टी 33 सीटों के साथ सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बन के आती है। लेकिन इसी साल 1952 में ही नेहरू गवर्नमेंट ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू कर दी, जिस वजह से आज भी झारखंड एक गरीब राज्य कहा जाता है। इसको आइए समझते हैं। जैसे कि आप अगर एक एप्पल खरीदते हैं आप कश्मीर में जाके, तो आपको 20 रुपए किलो मिलेगा। लेकिन वही एप्पल अगर आप दिल्ली में खरीदेंगे तो आपको 150 से 200 रुपए किलो मिलेगा, क्योंकि वो एप्पल कश्मीर में उगाया गया है और उस पर कश्मीरियों का हक है। और अगर वो कश्मीर से बाहर जाता है तो उसका हक कश्मीरियों को मिलना चाहिए, इसीलिए इतना महंगा यहाँ पे एप्पल बिकता है। लेकिन जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी थी वो कुछ ऐसी थी कि उस समय झारखंड में 1952 में 1 रुपए किलो का कोयला मिला करता था। तो सरकार ने एक ऐसा नियम बना दिया कि भारत में कोई भी कंपनी चाहे तो वो 1 रुपए किलो में ही वो कोयला खरीदे और कहीं पे भी वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकती है। अब झारखंड एक लैंडलॉक स्टेट है, जिसके पास महाराष्ट्र और गुजरात के जैसी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वो पूरी तरीके से अपने खनिज के ऊपर ही डिपेंडेंट है।
तो अगर जो खनिज वो वहां से निकाल के 1 रुपए में अपने झारखंड में बेचना है, अगर वही 1 रुपए में बाकी जगहों पे बिकेगा, तो झारखंड का कोई अलग से एडवांटेज रह नहीं जाता है। और दूसरा बड़ा नुकसान फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसीज की वजह से कोई भी कंपनी अब झारखंड में अपनी कंपनी सेटअप करने के लिए बाधित नहीं थी। तो जो जॉब मिलने वाली थी झारखंड के लोगों को, वो उन जगहों पे मिलने लगी जहां पे पानी ज्यादा था। मतलब कंपनियां यहां से कोयला निकाल के ले जाती थी और उनको तमिलनाडु में ले जाके अपना इंडस्ट्री सेटअप करती थी, जिस वजह से उनको वहां पे पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी। और झारखंड को अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए जो एडवांटेज मिलना चाहिए था, वो उनको कभी मिला ही नहीं। अगर इंडस्ट्री झारखंड में ही सेटअप होती तो झारखंड के ही लोगों को जॉब मिलती, लेकिन वो इससे वंचित रह गए। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में 1957 में फिर से इलेक्शन होता है और इस बार भी जयपाल सिंह मुंडा के अंडर ही फिर से इलेक्शन लड़ा जाता है और इस बार भी झारखंड की पार्टी 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी ऑपोजिशन बन के आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सरकार कोयले की अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं रही थी। साल 1956 में गवर्नमेंट ने नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया, जिसमें 1964 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसमें सोवियत यूनियन की हेल्प से बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया, जिसका आज प्रोडक्शन कैपेसिटी 32 लाख टन पर ईयर है। और 1958 में बिरला ग्रुप ने हिंडाल्को की शुरुआत किया, जो कि आज एशिया में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम के प्रोड्यूसर हैं। उधर दूसरी तरफ अलग झारखंड की जो मांग थी वो कमजोर पड़ती जा रही थी और साल 1963 से 1973 के बीच में ये मूवमेंट पूरी तरह से कमजोर पड़ गया और झारखंड जो पूरी तरह यूनाइटेड था वो अलग अलग दलों में बट गया, जिसमें बिरसा सेवा दल, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी और HUL झारखंड पार्टी जैसे अलग अलग पार्टीज निकल के बाहर आ गई। लेकिन अगला बड़ा बदलाव भी साल 1973 में होता है, जब 4 फरवरी को अरुण कुमार रॉय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन मिलकर एक नई पार्टी बनाते हैं, जिसका नाम रहता है झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसी पार्टी से हेमंत सोरेन आज CM है। उसी साल कोल इंडस्ट्री में भी बड़ा बदलाव हुआ। कोल की लगातार चोरी होते देख के और मिसमैनेजमेंट को देखते हुए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कोल का नेशनलाइजेशन साल 1970